हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 12 अक्टूबर 2024 और हम रेगुलर की तरह बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से ज्ञात है कि आज के हम अपनी इस वीडियो में जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाएगा। क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन बनती है, जो कुछ की पॉइंट्स निकल करके आते हैं, उनको ही बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जाता है, उनका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन से ना बन के बल्कि एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरी देखिए और अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर और सबसे पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण दिवस है आज का और इम्पॉर्टेंट दिवस है, ये इम्पॉर्टेंट इस पे लगा लीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? यानी अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है ये कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 3 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 4 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 8 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 11 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और ये प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो इसकी मनाए जाने की जो शुरुआत है वो 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। यानी कि जो बालिकाएं होती हैं उनके जो कुछ अधिकार होते हैं उन अधिकारों को उनको प्रदान किया जाए, उनको जो पिछड़ेपन का जो एहसास होता है वो एहसास उनके अंदर ना रहे, जो गर्ल्स हैं वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और उनके जो अधिकार होते हैं इन अधिकारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको अवेयरनेस करने के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वो क्या रखी गई है? तो 2024 की जो थीम है वो है भविष्य के प्रति लड़कियों का दृष्टिकोण, यानी आने वाले फ्यूचर में जो गर्ल्स का जो नज़रिया दृष्टिकोण रहने वाला है उसके लिए ये थीम डिसाइड की गई है, भविष्य के प्रति लड़कियों का दृष्टिकोण। इम्पॉर्टेंट थीम भी है और ये दिवस तो इम्पॉर्टेंट है ही। इस दिवस को मनाया जाने का जो उद्देश्य है अभी हमने बताया कि लड़कियों के जो अधिकार हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना, लोगों को उनके प्रति अवेयरनेस करना, अवेयर करना, लोगों को अधिक से अधिक उनके बारे में बताना इस दिवस के मनाया जाने का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमने बात की थी जो केमिस्ट्री का और मेडिसिन के क्षेत्र के जो नोबेल प्राइज़ थे उनकी घोषणा की गई है। आज हम बात करेंगे कि हाल ही में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 देने की घोषणा हुई। यानी साहित्य यानी लिटरेचर में जो नोबेल पुरस्कार है इसके देने की घोषणा जो है वो कर दी गई है। 2024 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा? तो ए ऑप्शन है डेविड बेकर, बी ऑप्शन है जॉन जंपर, सी ऑप्शन है हांगकांग और डी ऑप्शन है गैरी रूकुन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी हांगकांग जो है इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। यानी साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है, लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार है वो हांगकांग को मिलने वाला है। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं ये हांगकांग है और इनको ही साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। डिटेल में हम बात करें तो ये साउथ कोरिया की रहने वाली हैं और साउथ कोरिया की हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 दिए जाने की जो घोषणा है वो कर दी गई है। हांगकांग जो है इन्होंने 1993 में अपने करियर की जो शुरुआत है वो कविता लिखने के साथ की थी। यानी शुरुआत में प्रारंभ में जब इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था 1993 में तो ये पहले कविताएं लिखती थी और कविताएं लिखने से ही इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और फिर 1995 में इन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था। यानी शुरुआत 1993 में कविताओं से इन्होंने की थी, फिर 2 साल बाद 1995 में इन्होंने कहानियाँ भी लिखना शुरू कर दिया और आगे चल करके इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। यानी नोबेल प्राइज़ इनको दिया जाएगा 2024 का। हांगकांग नोबेल प्राइज़ जीतने वाली 18वीं महिला हैं। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो नोबेल प्राइज़ जीतने वाली 18वीं महिला हैं, 8th पोजीशन पर आती हैं। और कोरिया क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये पहली कोरियाई महिला हैं जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हो गया, वह किस पदक से सम्मानित थे? अभी दुखद खबर सुनने को हम लोग को मिली, रतन टाटा जी जो थे उनका निधन हो गया। तो जो रतन टाटा जी थे जिनका अभी निधन हुआ है वो किस पदक से सम्मानित थे? यानी उनको कौन से पदक दिए गए थे? तो ए ऑप्शन है पद्म विभूषण, बी ऑप्शन है पद्म भूषण, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है भारत रत्न।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों पद्म विभूषण और पद्म भूषण इन दोनों पुरस्कारों से सम्मानित थे रतन टाटा जी, और इनका हाल ही में अभी इनका निधन हो गया है, काफ़ी दुखदपूर्ण रहा। आगे अगर हम बात करें तो रतन टाटा जी जन्म इनका 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और निधन 9 अक्टूबर 2024 को हो गया, इनका निधन हुआ। हाल ही में रतन टाटा जी का 9 अक्टूबर की देर रात में इनका निधन हो गया। वे टाटा सन्स के मानद जो चेयरमैन हैं वो चेयरमैन थे। 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ। उम्र इनकी 86 ईयर थी, 86 वर्ष के थे और इनका निधन हुआ। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे, यानी जमशेद जी टाटा जो कि टाटा ग्रुप के ये फाउंडर हैं, इनके ये परपोते थे। उनका जो परिवार है वो पारसी धर्म से संबंधित था, मतलब पारसी धर्म को ये मानते थे। आगे हम बात करें तो इनको सन 2000 में पद्म भूषण और सन 2008 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2 न्यूक्लियर सबमरीन बनाने को मंजूरी दी है, यानी कि किसके द्वारा 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, कह सकते हैं जो पनडुब्बी हैं, उनको बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो ए ऑप्शन है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, बी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है भारतीय वायुसेना और डी ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है इन्होंने मंजूरी दी हुई है 2 न्यूक्लियर सबमरीन जो है उनको बनाने के लिए। आगे हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो केंद्र सरकार की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है इन्होंने 2 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है और इसके साथ अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की भी डील को मंजूरी मिल गई है, यानी कि 2 पनडुब्बियां जो हैं उनको उनका निर्माण किया जाएगा और साथ ही साथ अमेरिका से 31 MQ-9B जो ड्रोन है इनको खरीदने की जो डील है वो भी मंजूरी उसको दे दी गई है। ये जो दोनों डील हैं इनकी जो लागत है वो लगभग 80,000 करोड़ रुपए की है, यानी 80,000 करोड़ रुपए इसमें लगने वाले हैं। और जो दोनों न्यूक्लियर जो सबमरीन हैं उनके पावर्ड अटैक जो सबमरीन हैं उनको विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया जाएगा, यानी इनका जो निर्माण है वो विशाखापट्टनम के जो शिप बिल्डिंग सेंटर है वहाँ पर किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है। अभी आप देख रहे हैं तो चाहे वो क्रिकेट का क्षेत्र हो, चाहे वो टेनिस का क्षेत्र हो या एथलेटिक्स का क्षेत्र हो, आए दिन जो उम्दा प्लेयर हैं, जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, वो दिग्गज जो प्लेयर हैं वो संन्यास की घोषणा कर रहे हैं। तो अभी हाल ही फिलहाल में टेनिस खिलाड़ी ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है, जो बहुत ही दिग्गज प्लेयर हैं टेनिस के। तो ए ऑप्शन है जैनिक सिनर, बी ऑप्शन है रोजर फेडरर, सी ऑप्शन है राफेल नडाल और डी ऑप्शन है रोहन बोपन्ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी राफेल नडाल टेनिस के बहुत ही दिग्गज प्लेयर, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी टेनिस के, और इन्होंने अब संन्यास लेने की जो घोषणा है वो कर दी है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं राफेल नडाल हैं और इन्होंने ही संन्यास की घोषणा की हुई है। टेनिस खिलाड़ी हैं, स्पेन के ये रहने वाले हैं। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। कब इन्होंने किया, तो 10 अक्टूबर 2024 को इन्होंने संन्यास का ऐलान किया। नवंबर में जो होने वाला है डेविस कप, वो इनका फाइनल जो होगा वो नडाल के करियर का आखिरी इवेंट होगा और इसके बाद ये पूर्णतः संन्यास ले लेंगे। ये इनका फाइनल होगा जो कि नवंबर में होने वाला है और ये डेविस कप का जो फाइनल है वो इनके करियर का आखिरी इवेंट होने वाला है। राफेल नडाल टेनिस इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी भी हैं, यानी ये सेकंड सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं और ओलंपिक में भी इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट, इनके करियर से रिलेटेड जो भी अचीवमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी दिग्गज प्लेयर हैं टेनिस खिलाड़ी हैं, बहुत ही उम्दा प्लेयर हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स में बनने की पूरी संभावना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विमेंस T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे यंग प्लेयर कौन बनी। तो वीमेंस T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे जो यंग प्लेयर हैं, सबसे युवा खिलाड़ी हैं, वो कौन बन गई हैं। तो ए ऑप्शन है स्मृति मंधाना, बी ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, सी ऑप्शन है शेफाली वर्मा और डी ऑप्शन है मिताली राज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर सी यानी शेफाली वर्मा वीमेंस टी20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे यंग प्लेयर या सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आर्टिकल में शेफाली वर्मा हैं और इन्होंने ही 2000 रन बनाए हुए हैं। डिटेल में इनके बारे में बात करें तो शेफाली वर्मा महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी ये बन गई हैं। और इन्होंने ये उपलब्धि हासिल कब की, तो श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। अभी श्रीलंका के खिलाफ जो टी20 इंटरनेशनल मैच हुआ उसमें इन्होंने ये जो उपलब्धि है वो हासिल की हुई है। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो आयरलैंड की जो गैबी लुइस है इनके नाम पर था इससे पहले, और अब ये इनसे भी कम उम्र में 2000 रन बनाने वाली प्लेयर बन गई हैं। वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो ये 3 अक्टूबर से यूएई में हो रहा है और इसका जो भी हाल ही फिलहाल का जो मैच था भारत का वो श्रीलंका के खिलाफ था और इसमें ही इन्होंने 2000 रन पूरे किए। 5-5 टीम मतलब ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है टी20 वर्ल्ड कप, इसमें 5-5 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी है। तो ग्रुप ए में टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ये सभी इसमें शामिल हैं। ये ग्रुप ए में है और ये कहाँ पर हो रहा है, यूएई में ये आयोजित किया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीम रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं और वह किस देश के हैं, यानी ये किस देश के रहने वाले हैं नीम रिंजी शेरपा जो कि दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही ये बन गए हैं। तो ये ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादातर जो होते हैं वो नेपाल से ही होते हैं या फिर भारत से। तो ये नेपाल के रहने वाले हैं नीम रिंजी शेरपा जो कि दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर ये चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही भी बन गए हैं और रहने वाले कहाँ के हैं, नेपाल के। डिटेल में अगर हम बात करें तो नेपाल की ये 18 वर्ष की इनकी उम्र है। नीमा रिंजी शेरपा ये दुनिया में 8000 मीटर ऊंची सभी 14 जो चोटियां हैं उनको फतह हासिल करने वाले दुनिया के सबसे युवा ये पर्वतारोही बन गए हैं। और नीमा जो रिंजी हैं इन्होंने 14 चोटियों पर चढ़ाई सिर्फ 2 साल और 40 दिनों में ही इन्होंने पूरा कर लिया, यानी कि 14 चोटियों पर चढ़ने में इनके जो समय लगा वो 2 साल और 40 दिन का इनको समय लगा है। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी दुनिया में पहला हो जाता है या वर्ल्ड लेवल पर अगर पहला हो जाता है या कोई रिकॉर्ड बनता है तो वो क्वेश्चन जरूर हाईलाइट होता है, उसको पूछे जाने की जो संभावना रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC के विकास को मंजूरी दी है? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जिसे हम NMHC के नाम से जानते हैं इसके विकास को मंजूरी मिल गई है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात, यानी गुजरात में कहाँ पर, तो गुजरात के लोथल में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दे दी गई है। और यह जो परियोजना है इसको 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, यानी यह परियोजना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। इस परिसर का जो उद्देश्य है वह भारत की 4500 वर्षीय समुद्री विरासत को संरक्षित करना और इसे वैश्विक दर्शकों के सामने लाना है, यानी 4500 वर्षीय जो समुद्री विरासत है इसको कैसे संरक्षित किया जाए और जो वैश्विक दर्शक हैं जो कि टूरिस्ट जो वहाँ पर आते हैं सब देखने के लिए, तो उसको दर्शकों के सामने कैसे लाया जाए। यह जो किया जा रहा है विकास को जो मंजूरी मिली है, जो इसका निर्माण किया जा रहा है, यह पर्यटन को बढ़ावा देगा और इसके साथ साथ नए रोजगारों को भी यह सृजित करेगा। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, यानी कौन से डिप्टी गवर्नर हैं, नाम उनका क्या है जिनका अभी हाल ही में 1 साल के लिए जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। ए ऑप्शन है एम राजेश्वर राव, बी ऑप्शन है शक्तिकांत दास, सी ऑप्शन है रघुराम राजन और डी ऑप्शन है माइकल डी पात्रा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी एम राजेश्वर राव जो हैं ये डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के और इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी 9
नवंबर को इनका जो 9 अक्टूबर को, यानी 9 अक्टूबर को इनका जो कार्यकाल था वो पूरा होने वाला था, लेकिन फिर 1 साल का जो कार्यकाल है इनका वो बढ़ा दिया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष तक बढ़ा दिया है। जो एम राजेश्वर राव हैं इनका यह दूसरा 1 साल का विस्तार है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में 3 साल के लिए उपराज्यपाल इनको नियुक्त किया गया था। यानी कि अगर हम बात करें तो इससे पहले भी इनका विस्तार किया गया था, जो कि अक्टूबर 2020 में इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था और फिर इनको अक्टूबर 2020 में 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। तो अब जाकर के 2024 अक्टूबर में 9 अक्टूबर 2024 में इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, लेकिन फिर 1 साल का एक्सटेंशन पा गए हैं। 1 साल का जो कार्यकाल है इनका बढ़ा दिया गया है। अब ये 2025 अक्टूबर में इनका कार्यकाल जो होगा वो पूर्ण होगा। आरबीआई जो कि हैं इनके 3 डिप्टी गवर्नर होते हैं, यानी आरबीआई का एक गवर्नर मेन एक गवर्नर होता है, जो वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं, वो एक गवर्नर हैं। और इसके साथ साथ सहायता के लिए अन्य कार्यों के लिए 3 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से 3 डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा, टी रविशंकर और राजेश्वर राव हैं। और राजेश्वर राव का ही 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर का जो निर्माण है उसके निर्माण सुविधा का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया, यानी कहाँ पर निर्माण सुविधा का जो उद्घाटन है वो किया गया है, जिसके कारण वहाँ पर सुपर कैपेसिटर जो है उनका निर्माण किया जाएगा। तो ये ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का जो है वो उद्घाटन किया गया है केरल में। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो केरल के कन्नूर के केल्ट्रॉन में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का जो उद्घाटन है वो किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया, तो पिनराई विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और यह जो संयंत्र है वह इसरो के सहयोग से, यानी इसरो के सहयोग से इसको स्थापित किया जा रहा है, जो 42 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश के साथ ये विकसित किया गया था और इसका सहयोग इसरो का हुआ है। लक्ष्य क्या है, केरल को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का केंद्र बनाना, यानी केरल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स होते हैं या अन्य प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र होते हैं उनके निर्माण करने का जो केंद्र है वो केरल को बनाया जा सके। इसके लिए भारत में केरल में पहली बार सुपर कैपेसिटर सुविधा का निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप वीडियो देख करके ही समझ जाएंगे कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आगामी पेपर में पूछा जाने वाला ना हो। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।